वेलकम है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन सब के लिए मैं हूँ। विश्वास रखना, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से नंबर आएंगे सभी के। ठीक है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग, जिसकी वेटेज है 6 मार्क्स की। वीडियो तक आखिरी तक बने रहना, अच्छे से सुनना, लिखना जो लगता है कीवर्ड्स वगैरह हैं, बाकी नोट्स आपको दिख रहे होंगे तो बहुत ईजीएस्ट नोट है, मेरे अपने खुद के नोट्स हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मनी से कि मनी का मतलब क्या होता है। मनी का मतलब है एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज जो आप एक्सचेंज में एक्सेप्ट करते हो थ्रू द मनी, उसको बोलते हैं मनी। और फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि मनी के टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट हैं, 2 एम से स्टार्ट हैं और 2 एस से स्टार्ट हैं। जो एम से स्टार्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, और फिर एस से स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अभी हम इनकी बात करेंगे कि ये सब क्या होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मनी सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें ध्यान रखना है। मनी सप्लाई जो है वो होगा हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब टोटल पैसा जो पब्लिक के पास रखा होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। और मनी और सप्लाई में वो सारा पैसा आएगा जो किसके पास रखा है? पब्लिक के पास। ठीक है, अगर पैसा रखा रहेगा बैंकिंग सिस्टम के पास या गवर्नमेंट के पास, वाला पैसा मनी सप्लाई में नहीं आएगा। आप नोट्स में से गो थ्रू कर लोगे, जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। टोटल 4 मेजरमेंट होते हैं मनी सप्लाई के, M1, M2, M3 एंड M4। अभी मैं इसको रप नहीं करता, मुझे अभी काम पड़ेगा इससे। हमारे सिलेबस में है सिर्फ M1 मेजरमेंट। M1 मेजरमेंट का मतलब होता है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है करेंसी, और करेंसी किसके पास होनी चाहिए? पब्लिक के पास। क्लियर? और DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। अब सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको याद रखने का। पब्लिक का पैसा किसके पास जमा होता है? कमर्शियल बैंक के पास। अगर आपको कमर्शियल बैंक नहीं पता तो आगे अभी आपको पता लग जाएगा जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे। अब कमर्शियल बैंक का पैसा किसके पास जमा होता है? RBI के पास, उसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट। बाकी अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो M1 का सबसे पहला हो गया C फॉर करेंसी। ठीक है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। तो इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। सेकेंड, करेंसी मनी को इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। फिएट मनी क्या होगा अभी देखेंगे। और थर्ड, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी एज इट कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट। तो करेंसी का मतलब समझ में आ गया, जो सारा पैसा किसके पास रखा होगा? पब्लिक के पास, उसको बोलेंगे C फॉर करेंसी। क्लियर? अगला है DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि टोटल पैसा किसका? पब्लिक का पैसा किसके पास जमा होता है? कमर्शियल बैंक के पास। तो इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक, और दे आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर ऑन डिमांड। कि हम बैंक से अगर हमें पैसे विड्रॉ करने हो तो चेक की मदद से हम करते हैं, तो इसीलिए इसको चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये बताओ डिमांड डिपॉजिट में नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होगा या ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट? तो हमेशा टिक करोगे नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होगा, क्योंकि ये हम नेट बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर?
और टर्म्स डिपॉजिट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद है ओडी। ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट, यानी कि जो पैसा है वो किसके पास रखा है, आरबीआई के पास। और आरबीआई के पास किस किस का पैसा जमा होता है, सारे कमर्शियल बैंक का, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का और वर्ल्ड बैंक का। तो इट रेफर्स टू अदर डिपॉजिट विच इंक्लूड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। क्लियर, अच्छे से आपको याद हो चुका होगा। अब है अगला टॉपिक बार्टर सिस्टम। आप ये सबसे सिंपल टॉपिक है और लीस्ट चांसेस है कि आपके एग्जाम में आएगा। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं। अब कुछ दिक्कतें आती हैं बार्टर सिस्टम में, वो क्या क्या, पहली लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कोइंसिडेंस भी तो होना चाहिए दो लोगों के बीच में, जो ए के पास है वो किसको चाहिए हो, बी के पास, और जो बी के पास है वो किसको चाहिए होगा, ए के पास, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा। अब एग्जांपल मान लो ए के पास है वेजिटेबल्स और बी के पास है शूज। एक्सचेंज कब होगा, जो वेजिटेबल्स किसको चाहिए होंगे, बी को, और जो बी के पास है यानी कि शूज किसको चाहिए होंगे, ए को। तो ये बहुत रेयर चांस होता था कि ऐसा पॉसिबल हो, तो ये दिक्कत आती थी पहली। दूसरी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जब बार्टर सिस्टम था तो वहां पे कोई भी कॉमन यूनिट नहीं थी जिससे आप गुड्स को मेजर कर सको। एग्जांपल वेजिटेबल्स की यूनिट्स कुछ और होती है और शूज की कुछ और होती है। क्लियर। और थर्ड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मान लो वेजिटेबल्स है, अब इसको स्टोर करने में दिक्कत आएगी, कैसे कि उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, वेजिटेबल्स आज उसका प्राइस कुछ और है, 3 दिन बाद कम हो जाएगा, क्या पता वो रखे रखे खराब भी हो जाए, और उसको रखने का खर्चा। और फोर्थ और आखिरी लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट वो होती है जो हम कब करते हैं, फ्यूचर के टाइम पर करते हैं। मान लो वेजिटेबल्स है, किसी को 8 महीने बाद चाहिए, पर क्या पता वो 8 महीने उसकी सेम सिचुएशन रहे या ना रहे, तो ये सारी दिक्कतें आती थी बार्टर सिस्टम में। उसके बाद ये वाला टॉपिक जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ये वाले आपके लिए इस टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड्स में लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था। तो ये वाला टॉपिक जरा ध्यान से सुनना, फंक्शंस ऑफ मनी, या फिर व्हाई मनी वाज इंट्रोड्यूस, या फिर हाउ मनी टू ओवरकम बार्टर सिस्टम, कि मनी आया तो बार्टर सिस्टम की दिक्कतों को कैसे दूर किया। क्लियर। अब मैंने कहा था ये मेरे अब काम आएगा। तो फंक्शंस ऑफ मनी, 2 फंक्शंस हैं हमारे किसके, मनी के। कौन कौन से, एक है हमारा प्राइमरी फंक्शन और एक है सेकेंडरी फंक्शन। जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है ध्यान रखना है वो स्टार्ट होगा एम से, और जो सेकेंडरी फंक्शन है वो स्टार्ट होगा एस से। एस फॉर एस और एस ये सेम हो गए, आसान सा तरीका है। अब प्राइमरी फंक्शन 2 तरीके के हैं, क्या क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखो जब मनी आया तो एक्सचेंज करना आसान हो गया, अब किसी के पास चाहे कुछ भी रखा हो तो एक्सचेंज इजीली हो सकता है। तो कह सकता हूं मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने बार्टर सिस्टम की पहला ड्रॉबैक क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, उसको रिमूव कर दिया। तो देखते हैं, इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 हेड्स, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Money act as a medium of exchange. It means that it can be used to make payment for all transactions of goods and services. कि मनी से हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट कर सकते हैं। और थर्ड, दिस फंक्शन हैज रिमूव द मेन डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मैं समझा चुका हूं। फिर दूसरा एम, मेजर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम में आप किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विसेज की वैल्यू को मनी की टर्म में मेजर कर सकते हो। तो इसकी दूसरी प्रॉब्लम को इसने रिमूव कर दिया बार्टर सिस्टम की।
Money serve as the measure of value. It means that the value of each goods and services can be measured in monetary terms. और monetary term का मतलब money की term में measure कर सकते हैं. और it helps in calculating the prices of goods and services. तो प्राइमरी फंक्शन अच्छे से याद हो गया. प्राइमरी को किससे ध्यान रखना है, किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से. पहला एम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा एम मेजर ऑफ वैल्यू. अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी किससे स्टार्ट होगा, एस से, स्टोर ऑफ वैल्यू. अब देखो मनी को स्टोर करना कितना आसान है. आप अपनी पॉकेट में भी स्टोर कर सकते हो, अपने वॉलेट में भी कर सकते हो. तो ये चीज इट इंप्लाइज अ स्टोर ऑफ वेल्थ. वेल्थ मतलब जो आपका पैसा है वो आप इजिली स्टोर कर सकते हो. मनी कैन बी इजिली स्टोर फॉर फ्यूचर यूज. 100 रुपए का नोट है, एक साल बाद भी कितने का रहेगा वो, 100 रुपए का. तो इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे टू स्टोर अर्निंग एंड वेल्थ. और लास्ट एस फॉर स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट. अभी मैंने बताया था डेफर्ड पेमेंट कौन सी होती है, जो हम फ्यूचर में करते हैं. मान लो मैंने आज किसी से पैसे लिए, उसको कहा एक साल बाद 1000 रुपए दूंगा, तो वो 1000 रुपए के जो मेरे पास नोट्स हैं वो 1000 के रहेंगे. तो मनी ने डेफर्ड पेमेंट को भी आसान कर दिया. क्लियर. तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मनी. उसके बाद हैं आपके शॉर्ट नोट्स, ये इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहला है फिएट मनी. फिएट मनी का मतलब इट रेफर्स टू डेट मनी विच इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्ट. जो कौन इशू करता है, गवर्नमेंट. की गवर्नमेंट कहती है इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, रुपीस. तो ये है हमारी करेंसी. क्या कोई आपसे यूएस डॉलर से पेमेंट कर रहा है, आप ले लोगे, नहीं लोगे, क्योंकि वो आपकी लीगल करेंसी नहीं है. उसके बाद फिड्यूशियरी मनी. इट रेफर्स टू डेट मनी विच एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन बायर एंड सेलर. फिड्यूशियरी मनी का मतलब आप तब एक्सेप्ट करोगे जब ट्रस्ट होगा बायर और सेलर के बीच में. एग्जाम्पल, मैंने किसी से गुड्स खरीदे हैं 1000 रुपए के, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, वो मेरा जानने वाला था, तो मैंने उसको चेक इशू कर दिया. तो चेक तो चलता है हमारे यहां पे, पर क्या हर कोई चेक एक्सेप्ट करेगा, नहीं. कब करेगा वो, जब उसको मेरे ऊपर विश्वास होगा. तो ये है फिड्यूशियरी मनी. अब मान लो और एग्जांपल देता हूं आपको, आप सब्जी वाले से सब्जी लेने गए, आपने उसको पैसे की जगह आप चेक दे रहे हो, क्या वो ले लेगा, नहीं लेगा. तो इसलिए ट्रस्ट होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में. तीसरा है फुल बॉडीड मनी. सिंपल सा, फुल बॉडीड मनी वो मनी जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल है, यानी कि कॉइन्स की. कॉमोडिटी वैल्यू का मतलब मान लो 20 रुपीस का कॉइन है, कॉमोडिटी वैल्यू जो उसको बनाने में लगा वो होती है कॉमोडिटी वैल्यू. तो फुल बॉडीड मनी का मतलब कॉमोडिटी वैल्यू किसके इक्वल है, मनी वैल्यू के. उसके बाद है क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी में इसका ही सिंपल है कि मनी वैल्यू ज्यादा है कॉमोडिटी वैल्यू से. क्लियर. तो इट रेफर्स टू डेट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू. फिर है टर्म डिपॉजिट. इट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट विच कैन नॉट बी विदड्रॉन द बैंक एज एंड व्हेन नीडेड. कि हमने जैसे एग्जांपल आपका फिक्स डिपॉजिट, एफडी आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स वगैरह सब करके रखते हैं, क्या वो टाइम से पहले विड्रॉ हो सकती है, नहीं हो सकती. तो ये है हमारा टर्म डिपॉजिट. और फिर है लास्ट हाई पावर्ड मनी. इट इज मनी प्रोड्यूस बाय आरबीआई एंड द गवर्नमेंट. तो हाई पावर्ड मनी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आरबीआई और गवर्नमेंट. तो इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और कैश रिजर्व विद द बैंक. क्लियर. ये हमारा मनी का टॉपिक ओवर होता है. चलो जी, अभी हमारा मनी रिवाइज हो गया. अब हम करते हैं बैंकिंग. बैंकिंग जो हमारे सिलेबस में है, दो तरीके के बैंक हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर आगे चल के सेंट्रल बैंक के मतलब का पढ़ेंगे. कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट करता है और उनको लोन देता है जब भी रिक्वायरमेंट होती है. एग्जाम्पल पीएनबी, एसबीआई. तो यानी कि कमर्शियल बैंक किसके साथ डील करता है, पब्लिक के साथ.
तो इट रेफर्स टू डेट इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड गिव्स लोन्स टू देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा चांसेस इसी के रहते हैं। पूरी यूनिट में से 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा या इनडायरेक्ट, वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन फॉर्म बनता है हाउ डज कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, कि कमर्शियल बैंक कैसे पैसा कमाता है और मल्टीप्लाई करता है अपनी इनकम को। देखो जितने भी बैंकिंग सिस्टम है उनका सबका काम क्या है कि इंटरेस्ट कमाना। अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो क्या वो फ्री में लिया होगा? नहीं, क्या पे करना पड़ रहा होगा? उसके साथ इंटरेस्ट पे करना होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि कमर्शियल बैंक कैसे पैसा कमाता है। आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे प्रायोरिटी पे ये वाला आप क्वेश्चन करके जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट डन बाय द कमर्शियल बैंक विद द मोटिव ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट इनकम। कि क्रेडिट क्रिएशन किसका प्रोसेस है? एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट का। कौन करता है? कमर्शियल बैंक। किस मोटिव से? अर्निंग इंटरेस्ट इनकम। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, कमर्शियल बैंक 2 अजम्पशंस लेके चलता है। वो 2 अजम्पशंस क्या हैं कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में एक ही कमर्शियल बैंक होगा और सारी की सारी ट्रांजैक्शन उसी के थ्रू होंगी। क्लियर। तो क्रेडिट कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग assumption that there is only one commercial bank in the economy and all the transactions are done through it. Third, commercial bank creates credit on the basis of primary deposit and legal reserve ratio। कि जो कमर्शियल बैंक है 2 चीजों के बेस पे पैसा क्रिएट करता है। वो 2 चीजें क्या हैं? प्राइमरी डिपॉजिट और कैश रिजर्व रेशो। क्या होगा अभी देखते हैं। उसके बाद अब देखो बैंक क्या करता है, मैंने अपना पैसा बैंक में जमा किया तो वो कुछ पैसा जमा करके रखता है सेंट्रल बैंक के लिए, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, यानी कि CRR। और बैंक अब जो बचा हुआ पैसा है वो किसको दे देता है? पब्लिक को एज अ लोन। तो बैंक्स कीप्स अ रिजर्व अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फॉर कस्टमर विद द सेंट्रल बैंक एंड गिव्स द रिमेनिंग अमाउंट टू सम अदर पर्सन। अब हमें लोन चाहिए, अब बैंक हमारे जब पैसा आता है तो क्रेडिट का मैसेज आता है, तो हमारे अकाउंट में पैसा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो इस जो पैसा आया हमारे अकाउंट में उसको बोलते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट। However, amount given is credited in borrower's account known as derivative deposit या फिर secondary deposit। अब देखो सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। अब अगले राउंड में किसी को पेमेंट करनी है, वो पैसा फिर से किस में जमा करेगा? बैंक में। अब वो वापस से बैंक का क्या बन जाएगा? प्राइमरी डिपॉजिट। और ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? जब तक एक अच्छा खासा पैसा क्रिएट इकोनॉमी में ना हो जाए। तो हाउएवर अमाउंट क्रेडिटेड इन बोरोवर्स अकाउंट अगेन बिकमिंग द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो this process is continue and sizable amount is created by the bank. It is known as money or credit creation by the bank या फिर मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर, आप कुछ भी बोल सकते हो। जो एग्जाम्पल है मैं इसको बोर्ड पे समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना कि क्या है। बस अजम्पशंस 2 याद रखना। वो क्या थी कि पूरी इकोनॉमी में एक ही कमर्शियल बैंक है और सारी की सारी ट्रांजैक्शन उसी के थ्रू हो रही है। अब है राउंड का कॉलम है हमारा और एक तरफ है शॉर्ट में लिख रहा हूं PD फॉर प्राइमरी डिपॉजिट और फिर LRR या CRR कुछ भी हो जाएगा और फिर है SD सेकेंडरी डिपॉजिट या फिर डेरिवेटिव डिपॉजिट। अब राउंड 1 है, कोई एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा। तो जब उसने पैसा डिपॉजिट करा 20,000 का तो वो हो गया प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक अपने पास हम मान के चल रहे हैं LRR का रेट है 10%, तो बैंक 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000। तो बैंक 2,000 अपने पास रख लेगा।
अब बचे कितने? 18,000 रुपए। अब 18,000 जिसको पैसा चाहिए उसके अकाउंट में क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। इसी को तो डेरिवेटिव या सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते थे। अब अगले राउंड में जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वो अगले राउंड में क्या बन गया? प्राइमरी डिपॉजिट, यानी कि 18,000 रुपए। क्लियर? अब बैंक फिर से 10% रखेगा, 1800 रुपए। तो हमारा कितना बचा? 16,200 रुपए। अब फिर से 16,200 अगले राउंड में क्या बन गया? प्राइमरी डिपॉजिट, यानी कि 1620 रुपए। तो फिर कितना बचा आपका? 14,580। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? जब तक बैंक एक अच्छा खासा पैसा क्रिएट ना कर ले, यानी कि एन टाइम्स तक। अब इसको निकालने का दो तरीके हैं, या तो आप क्रेडिट क्रिएशन लिख सकते हो, या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, या फिर मनी मल्टीप्लायर, एक ही बात है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रेडिट मल्टीप्लायर, कि क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा? 1/LRR या फिर CRR, जो भी केस होगा वो आप लिख दोगे। अब 1 LRR कितना था? 10%। मैं 10% को कैसे लिख सकता हूं? 10/100, 2 जीरो हुए तो कितना बचा? 0.1। तो 0.1 आ गया, एक जीरो ऐड हो गई तो कितना आ गया? 10 टाइम्स। यानी कि जो क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा वो किस में आएगा? टाइम्स में। तो यानी कि जो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट था, यानी कि 20,000, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब बैंक ने कितना पैसा क्रिएट कर लिया? 2 लाख रुपीस प्राइमरी डिपॉजिट का। क्लियर? अच्छे से अब जो एग्जाम्पल था आप उसके थ्रू इसको गो थ्रू कर सकते हो। तो अभी हमने पढ़ लिया कमर्शियल बैंक, अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक एपेक्स बैंक है जो पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। और क्या काम करता है? एक्ट एज अ मोनोपोली ऑफ नोट इशूइंग। इंडिया में सिर्फ किसके पास पावर है नोट इशू करने की? RBI या फिर सेंट्रल बैंक। तो इट इज एन एपेक्स बैंक या बॉडी विच कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम of a country and act as a monopoly of note issuing. अब functions of central bank पढ़ते हैं। पहला है करेंसी अथॉरिटी, कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ किसके पास है अथॉरिटी नोट को इशू करने की? सेंट्रल बैंक के पास, एक्सेप्ट 1 रुपी के कॉइन्स या नोट्स को छोड़ के। जो 1 रुपी का आपका नोट होगा वो कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके कहने पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर। और बाकी जितनी भी करेंसी हो गई 1 रुपी के नोट को छोड़ के, वो सब कौन प्रिंट करेगा? RBI। क्लियर? और सिर्फ क्यों RBI को कंट्रोल दिया गया? कि सिर्फ एक ही बैंक को, ताकि इकोनॉमी में यूनिफॉर्मिटी बन सके, कि सारे नोट्स एक जैसे हों, वरना बहुत सारी डुप्लीकेसी हो जाएगी नोट में। तो देखते हैं, द सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। इन इंडिया RBI इज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट एक्सेप्ट ₹1 note which are issued by Ministry of Finance. तो it brings uniformity in the issue of currency और डायरेक्ट कंट्रोल देता है सेंट्रल बैंक को ओवर मनी सप्लाई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या सेंट्रल बैंक अपनी इच्छा से कितनी भी करेंसी इशू कर सकता है? नहीं। सेंट्रल बैंक किसके कहने से इशू करता है? गवर्नमेंट के कहने से। और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उनके पास लायबिलिटी रखनी पड़ती है, यानी कि एसेट्स, ताकि वो एसेट्स इक्वल वैल्यू की करेंसी इशू कर सके। क्लियर? फिर है दूसरा आपका बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जैसे हम अपना पैसा किसके पास जमा करते हैं? कमर्शियल बैंक के पास। ऐसे ही गवर्नमेंट को अपना पैसा किसके पास जमा करेगी? सेंट्रल बैंक के पास। सिंपल। अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के पास पैसा डिपॉजिट कर रही है तो वो उनके 3 काम कर रही है। वो 3 काम क्या है? एक तो वो बैंकर है, और अगर बैंकर है तो वो अकाउंट्स को मैनेज कर रही है, और अगर एजेंट है
तो सिक्योरिटीज को सेल और परचेस कर रही है, और अगर एडवाइजर है तो वो पॉलिसीज को फ्रेम कर रही है। तो आप इसको गो थ्रू कर लोगे, ठीक है। 3 काम कर रही है, क्या क्या? बैंकर का, एजेंट का और एडवाइजर का। अगर बैंकर है तो अकाउंट्स को मैनेज कर रही है, और अगर एजेंट है तो सिक्योरिटीज को सेल और परचेस कर रही है, और अगर एडवाइजर है तो पॉलिसीज को फ्रेम कर रही है। क्लियर? उसके बाद तीसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जितने भी हमारे इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक हो गए, उनके ऊपर निगरानी कौन रख रहा है कि वो सही से अपना काम कर रहे हैं या नहीं? कौन? सेंट्रल बैंक। तो सुपरवाइज, उनको चेक कर रहा है कि अपना काम अच्छे से करें। तो कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे वो उनके 3 काम कर रहा है, क्या क्या? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। आपने इस वाले क्वेश्चन में पढ़ा था लीगल रिजर्व रेशो या कैश रिजर्व रेशो। मैंने कैश रिजर्व रेशो आपको क्या बताया था? कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट का कुछ मिनिमम परसेंटेज किसके पास रखता है? सेंट्रल बैंक के पास। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। तो पहला पॉइंट वही है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। सेकंड, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मान लो आपस में 2 कमर्शियल बैंक हैं और उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो किसके पास चले जाएंगे? आरबीआई के पास, कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट, की आपस में कहीं से भी पैसा नहीं मिला तो आखिरी ऑप्शन कौन सा बचा है? आरबीआई, क्योंकि उनका पैसा जमा होता है। तो सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इट मींस that if any commercial bank fails to get financial help from any bank, then it reaches to the central bank as a last resort. और थर्ड, क्लियरिंग हाउस। अब देखो 2 कमर्शियल बैंक हैं, पीएनबी और एक्सिस। इन दोनों ने इन दोनों का पैसा कहां पर जमा है? सेंट्रल बैंक के पास। अब एक्सिस बैंक ने पीएनबी बैंक को पैसा उधार दिया। अब उधार ले लिया पैसा, पर अब पीएनबी बैंक पैसा नहीं दिया, तो उसके बिहाफ पे कौन दे देगा एक्सिस बैंक को? सेंट्रल बैंक। तो वो आपस में दोनों के अकाउंट को क्या कर रहा है? सेटल कर रहा है। तो क्लियरिंग हाउस इसलिए बोलते हैं। और फोर्थ है कंट्रोल क्रेडिट। देखो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आता है और डिफ्लेशन भी, कि अब सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है इस सिचुएशन को। तो उसके वेरियस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। इनकी हम बात करेंगे एडीएएस यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली यूनिट में। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक स्टूडेंट्स को, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे, माइंड में बैठ चुके होंगे। तो हमेशा जब भी ये टॉपिक पढ़ना हो, आप वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो, बहुत हेल्प होगी आपको। क्लियर? और आपसे यही मुझे मोटिवेशन चाहिए, आप मेरी वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। धीरे धीरे अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स की, इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स की और बिजनेस की वीडियोस जल्दी मिलती रहेंगी। बस उसके लिए आपका ढेर सारा प्यार चाहिए। थैंक यू।